हम एमडी-कैट केमिस्ट्री में स्टार्ट करेंगे चैप्टर 7 केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स में जो हम टॉपिक्स पढ़ेंगे वो टॉपिक्स आपके सामने बोर्ड पर मौजूद हैं। केमिकल काइनेटिक्स के डेफिनेशन पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट लॉ किसे कहते हैं, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या चीज़ होती है, यूनिट्स किस तरह निकालते हैं रेट कांस्टेंट की, एक्टिवेशन एनर्जी क्या चीज़ होती है और कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन का अफेक्ट करते हैं। ये सब मेन टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के जो आपको पढ़ने होते हैं। हर एक का कॉन्सेप्ट डेवलप करना पड़ता है और ये भी टोटल न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर होता है, मतलब कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और जैसे केमिकल इक्विलिब्रियम है ना, सेम उसी तरह का चैप्टर होता है केमिकल काइनेटिक्स। मतलब सारे कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो बहुत मसला होता है इसके एमसीक्यूज़ में, क्योंकि वो डे राइट रट्टा नहीं मार सकते इनको जब तक आप उसको समझे नहीं कि इनके मतलब क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देखते हैं केमिकल काइनेटिक्स का मतलब क्या है, ये कौन सी ब्रांच है। तो केमिकल काइनेटिक्स असल में बेटा क्या है, दिस इज एक्चुअली अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की एक तरह की ब्रांच है जो किस चीज़ पर डील्स करती है, डील्स विथ द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये जो हमारे पास है फील्ड, दिस इज़ केमिकल काइनेटिक्स, ये एक ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। वो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम लोग डिस्कस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में, स्पीड ऑफ रिएक्शन के बारे में कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड की कैलकुलेशन किस तरह से होती है, एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन कि और कब रिएक्शन फास्ट क्यों होता है, स्लो क्यों होता है, कि रस्टिंग ऑफ आयरन एक स्लो प्रोसेस क्यों है, या कंबस्टन ऑफ वुड एक फास्ट प्रोसेस क्यों है। तो इनके बारे में हम देख रहे होते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये केमिकल काइनेटिक्स होता है। काइनेटिक्स का मतलब ये होता है मोशन या मूवमेंट, मतलब लेकिन इसमें हम स्पीड की बात करते हैं। ठीक है, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक तो हमारा जो है वो सिलेबस में जैसे इसकी डेफिनेशन ही है, तो ये हमारा फर्स्ट टॉपिक हो गया। अब सेकंड में आपको बताता हूँ रेट ऑफ रिएक्शन किसे कहते हैं, व्हाट इज रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जिसको कैपिटल आर से शो किया जाता है, कैपिटल आर से शो करते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन असल में क्या होता है, दिस इज एक्चुअली स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो स्पीड ऑफ रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे कि द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मतलब यूनिट टाइम में कितना, कह सकते हैं यूनिट टाइम में जो है वो क्या हो रहा है बेटा कि कितना रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है। यूनिट टाइम में मतलब 1 सेकंड में या 1 मिनट में, 1 घंटे में जितना चेंज आता है किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में, उसे हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। जैसे जब हम स्पीड, नॉर्मली किसी गाड़ी की स्पीड की फिजिक्स में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि डिस्प्लेसमेंट कितना चेंज हो रहा है यूनिट टाइम में। यहाँ हम देखते हैं कि रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन में क्या चेंजिंग आ रही है यूनिट टाइम में। ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम है तो इसकी यूनिट हम लोग क्या निकाल देते हैं। तो कंसंट्रेशन यूनिट क्या होती है, कैपिटल एम होती है मोलैरिटी, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। तो मोलैरिटी पर सेकंड हो सकती है उसकी यूनिट, या फिर हम लोग लिख सकते हैं मोलैरिटी सेकंड इनवर्स लिख सकते हैं ऐसे करके, या फिर हम लोग लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं मोल पर dm क्यूब सेकंड, या मोल लिख सकते हैं dm की पावर -3 और सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो ये सारी यूनिट्स हमारे पास जो है ना बेटा इसी की हैं। अलग अलग यूनिट्स किस फॉर्म में हम लोग उसको लिख सकते हैं, अलग अलग तरह से डिनोट कर सकते हैं। ये यूनिट होती है रेट ऑफ रिएक्शन की। ठीक है, अच्छा अब इसमें अब क्या बात आती है, देखो दो तरह से हम इसको देख सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइप्स के हमारे पास होते हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन बेटा हमारे पास 2 तरह का है। अब वो 2 कौन से टाइप्स होते हैं, एक हमारे पास कहलाता है बेटा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और दूसरा क्या कहलाता है
इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को ही हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन, इसी को कहा जाता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को। जैसे जब आप फिजिक्स में भी जब आप पढ़ते हैं ना वेलोसिटी, तो दो तरह के वेलोसिटी पढ़ रहे होते हैं, एक एवरेज वेलोसिटी और एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। अब एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन मतलब जितना भी चेंज आया कंसंट्रेशन में उसको हम डिवाइड करते हैं टोटल चेंज इन टाइम से। तो ये किसके बराबर होगा, टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम या टाइम टेकन। ठीक है, इसका मतलब हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, डेल्टा कंसंट्रेशन को हम x लिख देते हैं अपॉन डेल्टा t, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t लिख सकते हैं कि जितना चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाई चेंज इन टाइम। और जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं जिसमें एक रिएक्टेंट A है वो B में कन्वर्ट हो जा रहा है, और शुरू में जैसे कि मान लेते हैं कि रिएक्टेंट 10 मोलर था, प्रोडक्ट 0 था इनिशियली, फाइनली क्या हुआ कि ये 0 मोलर हो गया और ये 10 मोलर हो गया। और ऐसा कुछ जो रिएक्शन हुआ कंप्लीट ही कितने सेकंड में हुआ बेटा, 5 सेकंड में हो गया। तो अगर हम इसके रेट ऑफ रिएक्शन निकालना चाहें तो चेंज कितना आया हमारे पास, तो 10 का चेंज आया ना भाई, 10 मोलर का चेंज आया, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो 10 डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, 5 लगा, 5 सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया 2 मोलर पर सेकंड, मतलब पर सेकंड इसके अंदर 2 मोलर चेंज आया इसके अंदर। अच्छा, ये हम क्या कहेंगे, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या मतलब है, चूँकि ओवरऑल हम एवरेज बता रहे हैं कि 1 सेकंड में 2 मोलर के लिहाज से चेंज हुआ, तो 5 सेकंड में 10 मोलर रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। लेकिन ये एवरेज है, याद रखिएगा, असल में इस एवरेज स्पीड से रिएक्शन चलता नहीं है। चूँकि हम जानते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन चूँकि हो रहा है, तो शुरू में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कैसी होती है, फास्ट होती है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता स्लो होती है। तो ये हर बार हर सेकंड में 2 मोलर पर सेकंड रेट ऑफ रिएक्शन कतई नहीं होगा। शुरू में शायद 4 होगा, 3 होगा, आगे जाकर 2 और 2 से कम 1.5 और 1 भी हो सकता है एंड आ जाते जाते, लेकिन एवरेज जब लेंगे तो इतना आ जाएगा। समझ में आगे बात, ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जिसमें टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन को टोटल चेंज इन टाइम से हम डिवाइड कर देते हैं। बुशरा शकील टाइम नहीं बताई थी, चले जाए मसला। रिकॉर्डिंग हो रही है, आप घर पे देख लेना, ठीक है, मसला नहीं। तो टोटल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टोटल चेंज इन टाइम, ये हमारे पास कहलाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, एवरेज ले लिया हमने कि एवरेज क्या कंसंट्रेशन चेंज आया यूनिट टाइम के हिसाब से। ठीक है, अच्छा, अब इसकी यूनिट भी सेम वही है, मोलरिटी पर सेकंड। अब इसके अंदर देखो 2 तरह से लिख सकते हैं। अब ये डेल्टा एक्स अपॉन टी जो है ना, वो प्लस में भी आ सकता है, माइनस में भी आ सकता है। अब ये प्लस में डेल्टा एक्स अपॉन टी भी आ सकता है, और ये माइनस में डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी भी आ सकता है। अब देखो, जब हम रिएक्टेंट के लिहाज से बात करें तो रिएक्टेंट क्या हो रहा होता है, रिएक्टेंट जो है वो डिसअपियर हो रहा होता है और प्रोडक्ट जो है वो अपीयर हो रहा होता है, ऐसे ही है ना भाई। तो जब हम रिएक्टेंट की बात करें, रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है, तो फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करेंगे, मतलब डिसअपियर हो रहा है ना रिएक्टेंट, हमारे पास डिसअपियर हो रहा है, कम हो रहा है, तो सूरत में क्या प्लस हो गया क्या माइनस आएगा, माइनस आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा, दिस इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ रिएक्टेंट, और जब ये प्लस में आता है तो दिस इज एक्चुअली रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट। तो देखा जाए तो इसकी वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में आ सकती है, डिपेंड करता है कि आप इसको किस लिहाज से बता रहे हैं, कि किस रेट से रिएक्टेंट डिसअपियर हो रहा है या किस रेट से प्रोडक्ट अपीयर हो रहा है। दोनों तो सूरतों में बता सकते हैं। इसके बाद होता है कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट से क्या मुराद होता है कि ये हम लोग लेते हैं फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम अगर हम
वक्त के एक छोटे से लम्हे के लिए, किसी एक इंस्टेंट के लिए जब हम रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। तो अब ये किसके बराबर होता है? अब इसमें क्या है कि हम किसी एक टाइम को, एक स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम पर अगर हम क्या कर लें, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करें एक बहुत माइन्यूट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए, तो यहाँ स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्मॉल चेंज ऑफ टाइम, हम ये कह सकते हैं इसको। तो इसको हम किस तरह से शो करते हैं कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, तो हम नहीं लिखेंगे, मैं इसको एक और तरह से बताता हूँ कि स्मॉल चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय स्मॉल चेंज इन टाइम, इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है, ये ज़्यादा आसान हो जाएगा। अब स्मॉल चेंज को, जो बिग चेंज होता है ना, उसको हम लोग डेल्टा से शो करते हैं, लेकिन अगर कोई स्मॉल चेंज आ रहा है किसी भी चीज़ में तो उसको डेल्टा के बजाय उसको स्मॉल डी से शो किया जाता है। ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये फ़र्क याद रखिएगा कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी में और डी एक्स अपॉन डी टी में क्या फ़र्क है। ये शो करता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, ये शो करता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कभी भी हम जो है न्यूमेरिकल से कैलकुलेट नहीं करते, ये हमें एक्सपेरिमेंटली मालूम करना पड़ता है। न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम एवरेज रेट बता सकते हैं। जैसे आप किसी गाड़ी की स्पीड बताना चाहें ना, तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू आप एवरेज स्पीड बता सकते हैं, लेकिन इंस्टेंटेनियस स्पीड आप नहीं बता सकते क्योंकि आपको नहीं पता किस तरह से उसके अंदर चेंजिंग आ रही है। शुरू में गाड़ी कितना तेज़ गई, बीच में कितनी तेज़ हुई, एंड में कितनी तेज़ आ गई, समझ में आ गई ना बात। उसके लिए आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से निकल कर, अगर मैं यहाँ से जा रहा हूँ, मिसाल के तौर पर एयरपोर्ट जा रहा हूँ मैं यहाँ से निकल कर, अब मुझे यहाँ से एयरपोर्ट जाने में कितना टाइम लगा और कितना डिस्टेंस था, दोनों को डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, तो मुझे स्पीड पता लग जाएगी किस स्पीड से मैंने ट्रैवल किया। लेकिन वो स्पीड एवरेज स्पीड होगी, चूँकि हर जगह पर स्पीड सेम थोड़ी ना रही है। तो जहाँ जहाँ पर रोड सही है वहाँ पर स्पीड ज़्यादा है, और जहाँ जहाँ पर रोड टूटे फूटे हैं, जम्प्स ज़्यादा हैं, मतलब स्पीड ब्रेकर्स, तो वहाँ पर क्या होगा, स्पीड कम है। तो वो जब तक हम न्यूमेरिकल से नहीं बता सकते, फिर वो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन होगा कि भाई यहाँ से नागन चौरंगी से लेकर जो है यूपी मोड़ तक कितनी स्पीड रही, या फिर नागन चौरंगी से लेकर सोराबगुड़ तक कितनी स्पीड रही, सोराबगुड़ से नीपा चौरंगी तक कितनी स्पीड रही, नीपा चौरंगी से गुलसाना जोहर तक कितनी स्पीड रही, फिर जोहर से लेकर नाता खान पुल तक कितनी स्पीड रही। तो ये इंस्टेंटेनियस कहलाएगी। फिर ये खास चूँकि हर जगह पर रोड की पैटर्न डिफरेंट है, सेम रोड हर जगह पर क्या है, कहीं सिग्नल है, कहीं सिग्नल नहीं है, कहीं जम्प्स है, कहीं जम्प्स नहीं है, कहीं रोड पर खड्डे हैं, कहीं पर खड्डे नहीं है। तो इस तरह से जब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं ना, उसमें भी ये मामला होता है। ये एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट किया जाता है, ग्राफ बना के फिर उसके थ्रू हम लोग चेक कर सकते हैं, स्लोप वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पर देख लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन हम किसे कहते हैं। समझ में आ गई बात सबको? रेट ऑफ रिएक्शन क्या होते हैं, दोनों टाइप्स उसके, बस ठीक है, इसको लिख लें। अच्छा, रेट लॉ किसे कहा जाता है? रेट लॉ एक लॉ है जो हमें कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कैपिटल आर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। बस ये सिंपल, ये कहलाता है रेट लॉ। इसी की एक एप्लीकेशन लॉ ऑफ मास एक्शन है, क्योंकि वहाँ पर एक्टिव मास रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों का होता है। तो वहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड करें, यहाँ फॉरवर्ड बैकवर्ड की बात नहीं है, क्योंकि जब हम सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं तो उससे मुराद हमारी सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन ही होती है, बैकवर्ड नहीं होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास, अगर हम इसमें एक रिएक्शन लिख लें कि एक रिएक्टेंट ए है जो प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट हो जा रहा है, या इस तरह से हम दो रिएक्टेंट ले लें कि m मोल्स ऑफ ए प्लस n मोल्स ऑफ बी, और वो x मोल्स ऑफ सी में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी बोथ। और जैसे पावर क्या हो जाएगा, यहाँ m और यहाँ n आ जाएगा, उसी तरह से जैसे हम लॉ ऑफ मास एक्शन में करते थे सेम यही काम यहाँ पर होगा। और जब हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, तो यहाँ पर इक्वल टू में क्या लगाएंगे, k लगा देंगे कांस्टेंट, उसके बाद a की पावर m और b की पावर n। ये हमारे पास डेरिवेशन हो गई इसकी, सिंपल डेरिवेशन, ठीक है। अब इधर पर कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी हमें अभी इस वक्त यहाँ पे रुक कर, कि ये जो है ना ओवरऑल ये क्या चीज़ मैंने बनाई, इसको हम लोग कहते हैं दिस इज़ कॉल्ड रेट इक्वेशन। ये रेट इक्वेशन कहलाती है, रेट एक्सप्रेशन कहते हैं इसको। ये रेट इक्वेशन है, किसी भी रिएक्शन का आप इस तरह से बना सकते हैं रेट इक्वेशन। ये कैपिटल आर क्या है, कैपिटल आर इज एक्चुअली रेट ऑफ रिएक्शन। ये आर से रेट ऑफ रिएक्शन हो गया,
और इसकी यूनिट हमारे पास क्या आ जाती है, दिस इज़ मोलैरिटी पर सेकंड या मोल पर डीएम क्यूब पर सेकंड, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन है। ए और बी ये क्या चीज़ मौजूद है, ये ए और बी दिस आर एक्चुअली द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना भाई। और इसकी यूनिट हमेशा हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी हमारे पास जस्ट कैपिटल एम या फिर मोल्स पर डीएम क्यूब, इन दोनों की यूनिट में यही आएगा, मोल पर डीएम क्यूब आएगी, सही है। के क्या है यहाँ पर, के इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट, के यहाँ पर कहलाता है रेट कांस्टेंट, ठीक है, कैपिटल के। अब के वाले बहुत सारे हमारे पास ना देखा जाए तो के बहुत सारे यूनिट्स हमारे पास होते हैं, के की एक यूनिट तो नहीं है, के मतलब के जो है ना, के बहुत तरह का के हमारे पास मौजूद है। अब जैसे के सी, के सिर्फ के है, के सी है, के पी है, के एस पी है, और भी होते हैं, के ए है, के बी है, के डब्ल्यू है, ये सारे के वाले और सब ये सब के सब सेम होते हैं। सब के अंदर क्या होता है, ये सारे के सारे, ये सारे के की वैल्यूज़ सब के सब क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होते हैं। मतलब कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, बट डिपेंड्स किस पर करते हैं, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इन सब के साथ ये मामला है। अब यहाँ पर जो के सी के है, कैपिटल के, तो हमें पता है दिस इज रेट कांस्टेंट, और के सी क्या हमारे पास होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। के पी होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर गैसेस। के एस पी क्या होता है, दिस इज सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, या पूरा नाम दे सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, एक ही बात है। के ए पता है क्या होता है, के ए ये हमारा फेडरल बोर्ड का है, दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, सुना है कभी इसके बारे में, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। के बी क्या होता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। के डब्ल्यू पता है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, डब्ल्यू फॉर वाटर, ए फॉर एसिड, बी फॉर बेस। निकालने का तरीका सबको सेम होता है ना, मतलब जैसे के एस पी निकलता है वैसे ये सारे निकल रहे होते हैं सेम तरह से। जैसे हमको एसिड अगर हम ले लेते हैं, अब एसिड क्या है, HCl है, अब इसको पानी में डाला तो ये H प्लस और Cl माइनस में ब्रेक हो गया। अब जब हम इसकी के सी निकालें, के सी बराबर किसकी होगा, H प्लस की कंसनट्रेशन और Cl माइनस की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय HCl। अब ये जो HCl होगा ये कांस्टेंट हो जाएगा सैचुरेटेड कंडीशन पर, तो के सी इंटू कंसनट्रेशन ऑफ HCl, ये कितना आ गया, H प्लस और Cl माइनस। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज Kc और HCl मल्टीप्लाई होते Ka हो जाएगा। तो जैसे Ksp निकलते हैं वैसे नहीं निकल रहा पूरा, बस ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड हो गया ये। अब सेम ये बेस के साथ करना तो क्या करेंगे, जैसे NaOH ले लिया, इसको पानी में डाला तो Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो गया। सेम इसकी Kc बराबर किसकी हो गई, Na प्लस OH माइनस, डिजॉल्व लाइन की कंसनट्रेशन डिवाइड बाय अनडिजॉल्व सॉल्ट, या अनडिजॉल्व बेस, सॉल्ट तो है नहीं, क्योंकि सॉल्ट के लिए हम सिर्फ जो है वो KSP यूज़ करते हैं स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट के लिए। अभी Kc इंटू कंसनट्रेशन ऑफ NaOH कितना आ गया हमारे पास, दिस इज Na प्लस और OH माइनस। तो ये Kc और जब बेस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या बन जाता है, Kb बन जाता है। दिस इज कॉल्ड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। ये जो डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है कि जो डिसोसिएट हुआ है आइंस में जो बेस है उसको प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन, जितना ज़्यादा वो डिसोसिएशन कांस्टेंट आएगा उतना ज़्यादा वो डिजॉल्व होगा वाटर में, उतना स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ज़्यादा होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, चूँकि ज़्यादा H प्लस आइंस में ब्रेक हो रहा है। बात समझ में आ रही है। इसी तरह से अगर वाटर की बात करेंगे तो वाटर होता है H2O, इसको पानी में डाला तो क्या हुआ, ये H प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो गया। अगर हम इसका Kc निकालेंगे तो दिस इज कंसनट्रेशन ऑफ H प्लस, कंसनट्रेशन ऑफ OH माइनस डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ वाटर। वाटर की कंसनट्रेशन कांस्टेंट रहेगी तो दिस इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस। तो ये मल्टीप्लाई हुआ तो क्या बन जाएगा, KW बन जाएगा। KW इक्वल टू H प्लस की कंसनट्रेशन और OH माइनस की कंसनट्रेशन, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि लाइक ये सारी जो कांस्टेंट है ना, ये सारे कांस्टेंट जितने भी आते हैं
इन सब के सब जो है ना वो उनमें से सारे के सारे कॉन्सेंट्रेशन से इंडिपेंडेंट होते हैं और टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं। तो सब में के लिखा होता है तो अक्सर कंफ्यूजिंग हो जाता है बच्चों के लिए कि के सी क्या है, के पी क्या है, के क्या है, के एस पी क्या है। तो ये सब के वाले कांस्टेंट केमिस्ट्री में आपके होते हैं। अच्छा, जब फिजिक्स में जाएंगे तो के वाला कांस्टेंट अलग हो जाएगा फिर ये, है ना। फिर के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट हो जाएगा, कभी ये स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा। फिजिक्स में इसके एक अलग मायने है। के से पता नहीं कितनी मोहब्बत है साइंटिस्ट को, हर जगह के लगा देते हैं। तो रेट कांस्टेंट के साथ भी यही है, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, दोनों। और जब हम इसकी यूनिट की बात करें कि सर इसकी यूनिट क्या होती है, तो यूनिट डिपेंड्स अपॉन इक्वेशन। उसकी यूनिट रेट इक्वेशन पर डिपेंड करेगी, चेंज होते रहते हैं, के कोई फिक्स यूनिट नहीं होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये कैपिटल के आ गया, क्या चीज़ होती है। अच्छा, इसी में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहा जाता है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट भी देख लें यहीं पर, छोटी सी बात है। स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट किसे कहा जाता है कि अगर इफ़ द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द reactant and product is 1 molar, then capital K is called specific rate constant। अगर कभी ऐसा हो जाए कि सारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन 1 हो जाए तो वो हमारे पास स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहलाएगा। जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर कि अगर हम लिखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए और कंसंट्रेशन ऑफ बी। अगर हम इन दोनों को 1 मोलर सपोज कर लें तो आर किसके बराबर, के बराबर हो जाएगा सिर्फ। अगर ये 1 सपोज कर लें, दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को 1 मोलर कर लें, तो अभी जो के है ये इस के को हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट। और अगर आपसे ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो इस केस में तो अलग आएगी ना, अभी बाद में बात करते हैं इस पर। अभी यूनिट में दिखाऊंगा आपको, भी फिलहाल मैं यूनिट में बात नहीं कर रहा, सही है, अभी नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास हो गई। देखिए बट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूलैरिटी। तो मॉलिक्यूलैरिटी ऑफ रिएक्शन कह लो कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कह लो, दोनों में बात एक ही है, दोनों का सेंस सेम बनता है। अब है क्या सर ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या मॉलिक्यूलैरिटी किससे कहते हैं, तो इसकी 2 डेफिनेशन, अलग अलग डेफिनेशन करते हैं। पहला कि द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स इन रेट एक्सप्रेशन या इन रेट इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। पहली बात तो ये याद रखें कि रेट इक्वेशन में जितने भी एक्सपोनेंट्स लगे होते हैं, पावर लगे हुए होते हैं, उन सब का समेशन हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। जैसे रेट एक्सप्रेशन क्या होती है, आर, उसके बाद इज इक्वल टू के, देन हमारे पास कंसंट्रेशन ए आ गई हमारे पास, उसके बाद कंसंट्रेशन ऑफ बी आ गई, ठीक है। अब अगर हम ए की पावर m कहते हैं, b की पावर n कहते हैं, तो ये हमारे पास इसके ऊपर पावर्स लगे हैं। अब अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका निकालना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना निकलेगा, तो किसके बराबर होगा भाई, दिस इज इक्वल टू m प्लस n। ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, इसी को हम लोग ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी कहते हैं। क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी एक एलिमेंट से भी निकाला जा सकता है, एक रिएक्टेंट से भी निकाला जा सकता है। हम कह सकते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए वो m है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b हमारे पास n है, तो हर तरह से हो सकता है। तो मैं लिख देता हूँ उसमें कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू a, तो a के रिस्पेक्ट से तो सिर्फ स्मॉल m आएगा, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू b के रिस्पेक्ट से सिर्फ n आएगा। लेकिन अगर हम इसमें ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर बताना चाहें, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की तरह निकल जाए, तो वो हमारे पास m प्लस n निकलेगा। तो याद रखिएगा कि किसी एक रिएक्टेंट के उससे भी निकल सकता है ऑर्डर, कि a के रेस्पेक्ट से क्या है, b के रेस्पेक्ट से क्या है, और ओवरऑल क्या है, सही है। अब एक डेफिनेशन, तो एक और डेफिनेशन हो सकती है
कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में, रेट डिटर्मिनेशन वाले स्टेप में जितने भी मॉलिक्यूल, जितने भी रिएक्टेंट्स टेक पार्ट ले रहे होते हैं उसको भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहा जाता है। तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप से क्या मुराद है? इससे अक्सर मुराद हमारी होती है कौन से स्टेप है? स्लो स्टेप। अगर एक रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो उसमें जो मल्टीपल स्टेप्स में हो रहा है तो उसमें जो हमारे पास स्लो स्टेप है ना, उसमें जो रिएक्टेंट्स हैं वो हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाएंगे, नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स। जैसे आपने देखा होगा SN1 SN2 मैकेनिज्म आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो SN1 SN2, तो SN1 में एक मॉलिक्यूल होता था RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में। SN2 में 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल। तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ही तो बता रहा होता है उसके अंदर, यूनिमॉलिक्यूलर, बायोमॉलिक्यूलर, पढ़ा होगा ना आपने ये। तो मॉलिक्यूलरिटी भी कह रहे हो, वहाँ पर हम उसको मॉलिक्यूलरिटी कह रहे होते थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो एक ही बात है दोनों का मतलब। और एक और बात याद रखिएगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ डिटरमाइंड, इसको डिटरमाइन किया जाता है एक्सपेरिमेंटली। एक्सपेरिमेंटली हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करते हैं, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करते हैं। एक्सपेरिमेंट के तो देखो, वैसे तो हम एक आइडिया हमें आ सकता है इक्वेशन को देखकर, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आइडिया आ सकता है इक्वेशन को देखकर, लेकिन जो असल में जो रियल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, जो एग्जैक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है, वो हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ, जो है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, बाय डूइंग एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो जवाब समझ आ रही है यहाँ तक बात? के बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के बेसिस पर कितने तरह के रिएक्शंस हमारे पास आते हैं? तो 4 तरह के रिएक्शंस आते हैं। एक हमारे पास कहलाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक कहलाता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, एक कहलाता है थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, और एक क्या कहलाता है? या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो अब ये हमारे पास हमें पढ़ना है कि ये सब क्या होते हैं, डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अच्छा, एक और इसके अंदर होता है फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में भी आ सकता है। फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो पंजाब बोर्ड में आप देखोगे तो आपको मिलेगा, फेडरल बोर्ड में। लेकिन चूँकि जाहिर सी बात है कि हम सिंध बोर्ड पढ़ रहे हैं तो हम फिर फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नहीं पढ़ते, हम बस यही 4 ऑर्डर पढ़ रहे होते हैं। फ्रैक्शनल भी होता है लेकिन ऐसी बात नहीं कि नहीं होता है। ठीक है, तो इट कैन बी इन फ्रैक्शन। मतलब सिंपल ये बात कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ बस ये याद रखते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी इन फ्रैक्शंस। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फ्रैक्शन में हो सकता है, बस ये एक बात याद रख लें। अब क्या होता है वो नहीं देखेंगे हम उसमें। ठीक है, अच्छा अब आते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या चीज़ होती है। तो सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बता देता हूँ। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होगा कि जिसके अंदर एक ही रिएक्टेंट हमारे पास होगा, तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। जैसे अगर हम एक रिएक्शन लिखते हैं कि ए जो है वो बी बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ ए। अब जो ऑर्डर आएगा उसके पास रिएक्शन का ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, उसका मतलब है ऐसा ही है। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और अब इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में सिंपल ही याद रखेंगे कि अब अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो रेट डबल हो जाएगा, कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे रेट हाफ हो जाएगा, कंसंट्रेशन को 4 टाइम्स करेंगे तो रेट भी 4 टाइम्स हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर में मतलब सेम रेट से बढ़ रही होती हैं चीज़ें सारी। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखें कि इसके अंदर यूनिट ऑफ के क्या निकलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। यहाँ के की यूनिट क्या निकल जाएगी, तो उसको देखें क्या तरीका है। रेट ऑफ रिएक्शन मोलैरिटी पर सेकंड है इज इक्वल टू के, और एक मोलैरिटी है, मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल, तो के क्या निकल गया हमारे पास यूनिट सेकंड इनवर्स। तो ये के की यूनिट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये याद कर लिया आपने। ठीक है, तो खुद ही आराम से निकल सकती है, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप निकालोगे तो निकल जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास होता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता है कि इसमें 2 तरह से हो सकते हैं। तो ये हो सकता है कि a प्लस बी
ये हमारा C बन जाए। तो उसमें अगर हम रेट इक्वेशन लिखेंगे तो R इज इक्वल टू K कंसेंट्रेशन ऑफ A और कंसेंट्रेशन ऑफ B आ जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यहाँ पर हम देख सकते हैं क्या आ गया भाई, 1 और 1, तो 1 + 1 कितना आ गया 2, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया ये। इसी तरह से एक और तरह से भी हो सकता है कि A अगर 2A ले लें और ये B बन रहा हो तो इसका रेट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, R इक्वल टू K A की पावर स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ पर अभी ऑर्डर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो ये भी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। अब अगर हम इसकी यूनिट निकालें कि क्या यूनिट निकलेगी, यूनिट ऑफ K, तो किसी से भी निकाल लो, हम किसी से भी निकाल लेते, इधर से निकाल लेते हैं। तो ये हो गया मोलैरिटी पर सेकंड इज इक्वल टू K, फिर उसके बाद मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी, तो मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हो गया। तो K की यूनिट क्या आ गई हमारे पास, मोलैरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स, ऐसे ही आ जाएगा, मोलैरिटी इनवर्स सेकंड इनवर्स। या फिर हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, K ये हो गया हमारे पास dm³ सेकंड अपॉन मोल, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको हम, रिवर्स हो गया ना ये, नहीं समझ में आ रहा, चलो छोड़ो, नहीं लिखो आप ऐसे, आप ऐसे ही लिख लो, समझ में तो आ जाना चाहिए था उससे भी, वैसे उल्टा हो गया ना, रिवर्स हो गया, मोल पर dm³ उल्टा किया तो dm³ पर मोल हो गया। देखो K यहाँ पर हमें क्या बताओ, 1 अपॉन मोलैरिटी इंटू सेकंड है ना भाई, ठीक है। तो K बराबर किसके हो गया, dm³ अपॉन मोल डॉट सेकंड, ऐसे ही होगा ना भैया, यही चीज़ होगी ना, ठीक है, dm³ मोल इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो आप ऐसा लिख दो, ऐसा लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हम देख सकते हैं रेट भी अलग अंदाज से बढ़ेगा। अब देखो A को अगर हम डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, डबल 4 टाइम्स, अरे उस वाले में A को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल, B को डबल करेंगे तो डबल, A और B दोनों को डबल करेंगे तो 4 टाइम्स, 2 to the 4। A को 3 टाइम्स करेंगे, B को 3 टाइम्स करेंगे तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन 9 टाइम्स, 3 था, मल्टीप्लाई मारो, A को 2 टाइम्स बढ़ाएंगे और B को 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो कितने टाइम्स हो जाएंगे, 6 टाइम्स हो जाएंगे। A को डबल करेंगे और B की कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे तो रिमेन सेम हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से MCQs आते हैं, एक इक्वेशन दे दिया, अभी A को बढ़ा रहे हैं, B को बढ़ा रहे हैं, बताओ कितना हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये सिंपली वर्बली हम इसको कर सकते हैं जहन में, इसके लिए कोई न्यूमेरिकल की सूरत में नहीं करते हैं। अच्छा, नीचे वाले में अलग है, अब A की कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो अब रेट क्या हो जाएगा, अब ये 4 टाइम, 2 का स्क्वायर तो 4 टाइम। अच्छा, A की कंसंट्रेशन को 3 टाइम करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले में 3 का स्क्वायर 9 टाइम्स, सही है। तो इक्वेशन दी भी होगी, फिर आपसे पूछा जा रहा होगा ये बात, इक्वेशन दिए बिना ये बात नहीं कर सकते वो, इसलिए हमेशा रेट एक्सप्रेशन या इक्वेशन दी जाती है, फिर कहा जाता है बताओ इस रिएक्शन में अगर A की कंसंट्रेशन डबल कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा, उसके बिना तो बता ही नहीं सकते हैं ना आप, बात समझ आ रही है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से एक ये चीज़ भी मैं लिख नहीं रहा MCQs, जब हम सॉल्व करेंगे तब MCQs देख लेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको गाइडेंस दे रहा हूँ कि कैसे MCQs आ सकते, समझ में आ रही बात क्या बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास था, दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब हमारे पास एक और हमारे पास होता है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में तो 3 तरह से हो सकता है, बल्कि मल्टीपल तरह से हो सकता है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ A + B + C, क्या ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, ये थर्ड ऑर्डर होगा, रेट एक्सप्रेशन नहीं लिख रहा मैं, A + 2B ये बन गया C, क्या ये थर्ड ऑर्डर होगा, 2A + B इट फॉर्म C, क्या ये थर्ड ऑर्डर होगा, 3A इट फॉर्म C B, क्या ये थर्ड ऑर्डर होगा। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन तो बहुत तरह के आ सकते हैं, मतलब ओवरऑल जितने भी एक्सपोनेंट्स हैं उनको प्लस करने पर आंसर 3 आया तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, सही है। अब इसमें अगर हम यूनिट निकालें तो सर यूनिट क्या निकलेगी इसकी, तो यूनिट निकाल लेते हैं। अब A B C इस वाले को देखते हुए निकाल लेते हैं। पहले तो मोलैरिटी पर सेकंड हो गया इज इक्वल टू K मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी इंटू मोलैरिटी, एक मोलैरिटी से मोलैरिटी कैंसिल हो गया तो K हमारे पास क्या आ गया, मोलैरिटी पावर -2 और सेकंड इनवर्स। अगर आप इस सूरत में निकालोगे तो क्या हो जाएगा, dm 6 अपॉन मोल स्क्वायर
पर सेकंड। सही है, समझ में आ गई बात? के की यूनिट निकल रही है, इस तरह निकलेगी। अच्छा, अब इसके अंदर भी हम चेक कर लेते हैं वो कि अगर इस वाले फर्स्ट इक्वेशन के लिए अगर हम तीनों की कंसंट्रेशन को अगर हम डबल कर देते, रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? तीनों की कंसंट्रेशन को ए बी सी तीनों को डबल कर रहे हैं तो रेट कितना गुना बढ़ेगा? ये देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना हो गया? 8 टाइम्स बढ़ जाएगा। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बोल तो रहा हूँ, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 8 टाइम्स। सही है। अच्छा, अगर दोनों के कंसंट्रेशन को तीनों की कंसंट्रेशन को 3 टाइम बढ़ा दे तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा? 27 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से ये सारी चीज़ें समझ में आती है। चाहिए देखो इस वाले रिएक्शन में अगर दोनों को डबल कर दे तो ए के रेस्पेक्ट से 2 टाइम हुआ और बी के रेस्पेक्ट से 4 टाइम हो गया, तो 8 टाइम्स बढ़ गया। सेम यही चीज़ अगर इसमें दोनों को बढ़ा देंगे तो यही हो जाएगा। अगर इसमें आखिरी रिएक्शन में ए की कंसंट्रेशन को डबल कर दें तो 2 का क्यूब, 2 का क्यूब हो जाएगा ना भाई। 2 का क्यूब कितना होता है? 2 का क्यूब 9 होता है। 2 का क्यूब 9 होता है। 8 टाइम्स होगा ना, और 3 टाइम कर देंगे तो ए की कंसंट्रेशन 3 टाइम, ए की कंसंट्रेशन 3 गुना बढ़ा दे रहे हैं आखिरी वाले इक्वेशन के लिए। 3 इंटू 3 9 टाइम्स, 27 टाइम्स। नहीं समझ में आई बात? भाई देखो इसकी कंसंट्रेशन मैं 3 टाइम्स बढ़ा रहा हूँ ना, ए का क्यूब है तो 3 करेंगे तो 3 का क्यूब हो जाएगा ना, तो ये 27 हो जाएगा। क्यूब के हिसाब से बढ़ेगा, स्क्वायर में स्क्वायर के हिसाब से बढ़ेगा। नहीं समझ में आ रही मैं क्या कर रहा हूँ? मैं जहन में कर रहा हूँ वर्बली, मतलब उसको वर्बली आना चाहिए ना आपको क्या चीज़ हो रही है उसमें। ठीक है, नहीं समझ में आई बात? आ गया ना समझ में? तो किसी भी तरह से आ सकता है, ज़रूरी नहीं कि सिंपल ए और बी फर्स्ट ऑर्डर ही आ जाए, सेकंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर भी दे सकते हैं आपको, और बोल सकते हैं बताओ उसको चेंज करने से कितना हो रहा है। ठीक है, कम भी कर सकते हैं कंसंट्रेशन, बढ़ा थोड़ी ना सकते, बोलते हैं उसको हाफ कर दिया। जैसे अब यहाँ पर मैं बोलता हूँ आपको इस इक्वेशन के लिए, इक्वेशन देखो, इसमें मैं कहता हूँ कि भाई सॉरी इसमें नहीं, इसमें ऊपर वाली में ए को डबल करें बी को हाफ करें, रिएक्शन कितना हो जाएगा बताओ? सोचो, ए को डबल कर रहे हैं बी को हाफ कर रहे हैं सेकंड वाले इक्वेशन में। ए को डबल कर रहे हैं तो 2 टाइम्स से हो गया, बी को डबल करने से क्या होगा? सॉरी बी को हाफ कर रहे हैं, बी को हाफ कर रहे हैं। हाँ देखो सिंपल, आप मैथमेटिक्स से किस तरह से करेंगे इसको? ए हो गया और ये हमारे पास बी का स्क्वायर हो गया। ए की कंसंट्रेशन को कह रहे हैं डबल, ये 2 हो गया, मल्टीप्लाई बाय बी को हाफ कर रहे हैं तो हाफ का स्क्वायर, तो 2 इंटू 1/4, तो रिएक्शन कैसा हो जाएगा? हाफ हो जाएगा, उसकी रेट ही हाफ हो जाएगी। आप इसको करके लिख के भी कर सकते हैं अगर आप वर्बली नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को तो। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो ये हमारे पास थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होता है। ठीक है, बस ऑर्डर मैक्सिमम ऑर्डर किसी भी रिएक्शन का थर्ड तक जाता है, थर्ड से आगे नहीं जाएगा। याद रखिएगा थर्ड जो हमारा है वो मैक्सिमम ऑर्डर होता है, फोर्थ ऑर्डर या फिफ्थ ऑर्डर रिएक्शन वगैरह नहीं होता है केमिस्ट्री में। ठीक है, अच्छा आखिरी अगर मैं एक बात आपसे करूँ तो दिस इज़ कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब ये थोड़ा सा टफ होता है ना, अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि सर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन हो कैसे सकता है? ये पॉसिबल ही कैसे कि एक रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर हो जाए? ज़ीरो ऑर्डर मतलब रिएक्टेंट ही ना हो, ऐसा कैसे? रिएक्टेंट ही नहीं तो प्रोडक्ट कैसे बना? तो ज़ीरो ऑर्डर का वो मतलब नहीं जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ऑर्डर में हम लोग निकालते हैं। ज़ीरो ऑर्डर में हम क्या कहते हैं कि a reaction in which the concentration of reactant does not affect the rate of reaction। एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट ना कर रही हो,
उसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। उसको ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन कहा जाता है, क्योंकि हमने पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में वो मॉलिक्यूल्स होने चाहिए जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का हिस्सा हो, मतलब जो रेट को अफेक्ट कर रहे हो, और जो रेट को अफेक्ट ही नहीं कर रहा वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब इसके अंदर हम ये चीज़ याद रखेंगे कि ऑल द फोटोकेमिकल रिएक्शन, जितने भी फोटोकेमिकल रिएक्शंस होते हैं वो तुम्हारे पास जो है वो ज़ीरो ऑर्डर के रिएक्शन होते हैं। फोटोकेमिकल रिएक्शंस का ऑर्डर ज़ीरो होता है, ठीक है। और फोटोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? वो रिएक्शन जो लाइट की रेडिएशंस की मौजूदगी में होते हैं। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस की जो स्पीड होती है ना, वो रेडिएशन की इंटेंसिटी के डायरेक्टली रिलेटेड होती है, उसका कंसंट्रेशन पर कोई डिपेंड नहीं करता। फिर वो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल लेकर दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे अगर हम लिखते हैं CH4, मतलब कोई भी कर सकते हैं, CH4 + Cl2, ये एक होता है फोटोकेमिकल रिएक्शन, H बना होता है, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा है ना उसको। तो उसमें हमारे पास बनता है CH3Cl + HCl। अब इस रिएक्शन को देखने में कैसा लग रहा है कि ये हमारा सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, देखने से सेकंड ऑर्डर लग रहा है, लेकिन ये सेकंड ऑर्डर नहीं है, इसका रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है। ज़ीरो ऑर्डर क्यों है? चूँकि सनलाइट है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो जो स्पीड ऑफ रिएक्शन है वो Cl2 या मीथेन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं कर रही, वो रेडिएशन कितनी है उस पर डिपेंड कर रही है। तो दैट्स वाई ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है, जिसमें कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल ना हो जो रेट ऑफ रिएक्शन को इम्पैक्ट कर रहा हो। अब इसमें बेटा जब हम इसकी रेट एक्सप्रेशन बनाएंगे तो R = K, बस इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, मतलब इसमें कोई भी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नहीं आएगी। तो अगर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकाली जाए, यूनिट ऑफ K, तो क्या निकल जाएगा? मोलैरिटी पर सेकंड निकलेगा, मोल पर dm³/सेकंड। तो एक MCQ जिस तरह से भी आता है, फॉर विच ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। तो कौन सा ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों की यूनिट सेम हो जाती है? तो वो ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन में सिर्फ होता है। तो ये मोलैरिटी कट गई तो जो रेट की यूनिट आई वही K की यूनिट आई। बात समझ में आ गई सबको? अब ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन जो है ना, उसको कैसे हम पहचानेंगे? कुछ रिएक्शंस हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने एक बताया फोटोकेमिकल रिएक्शन अगर कोई है तो वो ज़ीरो ऑर्डर है। दूसरा, अगर किसी रिएक्शन में सूडो मॉलिक्यूल टेक पार्ट ले रहा है, सूडो मॉलिक्यूल से मुराद वो मॉलिक्यूल जो एक्सिस में है, जो एक्सिस में होता है, जो बहुत बड़ी तादाद में होता है, जिसकी कंसंट्रेशन अफेक्ट ही नहीं कर रही होती रेट ऑफ रिएक्शन को। अक्सर रिएक्शन में जो वाटर होता है, वाटर वो उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं करती, वो हमेशा एक्सेस में रहता है, तो वो हमारा ज़ीरो ऑर्डर बनाते हैं रिएक्शन को। इसी तरह से अगर हमारे पास कि ऐसा रिएक्शन है जो आयनिक रिएक्शंस होते हैं, आयनिक रिएक्शंस हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन होते हैं, क्योंकि आयनिक रिएक्शन इतने फास्ट होते हैं ना कि वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते हैं, वो नेचुरली ऐसे ही फास्ट होते हैं रिएक्शन, नेचर के अकॉर्डिंग जो आयनिक बॉन्डिंग होती है वो भी ज़ीरो ऑर्डर के हमारे पास रिएक्शन होते हैं। तो अब अगर आपको ऑप्शन दिया जाए, अगर मान लेते हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मतलब लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज ऑफ ज़ीरो ऑर्डर, तो उसमें आप सबसे पहले तो ये देख लेंगे कि किसमें सनलाइट है। अगर सनलाइट नहीं दिख रही है तो आप देख लेंगे वाटर किसमें, ठीक है। अगर वाटर भी नहीं दिख रही तो आप देख लेंगे आयनिक रिएक्शन कौन सा, जैसे Na+Cl2 NaCl, तो ये नमक का बनना, ये ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन है। इस तरह से, तो इस तरह से पहचान में आता है कि ऑर्डर। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि किसी एक के रिस्पेक्ट से ज़ीरो ऑर्डर, एक के रिस्पेक्ट से नहीं है। रिस्पेक्ट जैसे SN1 रिएक्शन देखा है ना भाई, अल्काइल हैलाइड का न्यूक्लियोफाइल से जो रिएक्शन होता है। अब SN1 रिएक्शन में क्या होता है? रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, नॉट न्यूक्लियोफाइल। याद आ रहा है? जो कि फर्स्ट स्टेप में, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में सिर्फ जो है वो सबस्ट्रेट होता है, अल्काइल हैलाइड होता है, और स्टेप 2 में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। याद आ रहा है कुछ? SN1, तो उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल का ऑर्डर 0 है, लेकिन जो है वो अल्काइल हैलाइड का तो ऑर्डर 1 है। तो ऐसा हो सकता है कि अगर मल्टीपल रिएक्शन से कोई एक ज़ीरो ऑर्डर में, जैसे वाटर है, अगर किसी रिएक्शन में वाटर यूज़ कर रहे हैं तो वाटर के रिस्पेक्ट से और रिएक्शन ज़ीरो ऑर्डर है, क्या पता दूसरे के रिएक्टेंट से कुछ ऑर्डर आ जाए। बस समझ में आ गई? तो ऑर्डर हमेशा रिस्पेक्ट के लिहाज से निकाला जाता है ना भाई। हाँ, ओवरऑल ऑर्डर लेंगे तो फिर प्लस कर देंगे सबको, तो 1 + 0 तो 1 ही निकलेगा ओवरऑल ऑर्डर। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा नहीं कि एक रिएक्शन में सारे मॉलिक्यूल सूडो मॉलिक्यूल होते हैं, एक मॉलिक्यूल, कोई एक मॉलिक्यूल हो सकता है जो शायद सूडो मॉलिक्यूल हो, बाकी सारे कंसंट्रेशन पे इफेक्ट कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मिसाल के तौर पर जो क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन होती है, CH4 + Cl2, यहाँ पर जो Cl2 की जो कंसंट्रेशन होती है ना, वो ज़ीरो ऑर्डर के हिसाब से होती है। मतलब जो क्लोरीन है ना, उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड नहीं कर रही होती है रेट ऑफ रिएक्शन पर, जो मीथेन होता है उसकी कंसंट्रेशन डिपेंड कर रही होती है। तो मीथेन के रिस्पेक्ट से ये फर्स्ट ऑर्डर है,
और सिर्फ क्लोरीन के रेफरेंस से जीरो ऑर्डर है, लेकिन हमारे एमसीक्यूज में इसी तरह से आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑफ जीरो ऑर्डर, तो हम ये लगा देते हैं ताकि ओवरऑल ऑर्डर इसका बना रहा है। ओवरऑल तो बना रहे हैं ना भाई, ओवरऑल के लिहाज से, लेकिन अगर जीरो ऑर्डर के लिहाज से, लेकिन हम अपने टेक्स्ट बुक में इसको जीरो ऑर्डर में लिख रहे होते हैं। मतलब कोई एक भी मॉलिक्यूल जीरो ऑर्डर वाला आ गया तो हम उसको ओवरऑल जीरो ऑर्डर बना देते रिएक्शन। बात समझ में आ गई? तो इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है ये चीज़ समझनी। तो मैंने क्या बताया कि ये चीज़ याद रखें, फोटोकेमिकल रिएक्शन या वाटर आ जाए रिएक्शन में या आयनिक रिएक्शंस आ जाए, उनका जीरो ऑर्डर होगा। क्लियर है? अब लिखो। ऑर्डर के लिए अगर कंसंट्रेशन को बढ़ाने घटाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर कहा जा रहा है ना कि एक रिएक्शन जीरो ऑर्डर है और उसमें हमने एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी है, 10 टाइम्स कर दिए, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो नो इफेक्ट हम लिखेंगे। तो जीरो ऑर्डर के रिएक्शन जब मेंशन किया जाएगा तो उस वक्त कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कंसंट्रेशन कितना बढ़ा दे कितना डिक्रीज कर दे, वो हर सूरत में रिमेन्स अनचेंज आएगा। समझ गए? जीरो ऑर्डर के लिए। एक्टिवेशन एनर्जी को समझने से पहले ना एक चीज़ आप समझ लें जिसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या चीज़ होती है ये समझ लीजिए। कोलिजन थ्योरी जो है ना बेटा, वो किसने पेश किया? कोलिजन थ्योरी एक साइंटिस्ट ने पेश किया, इसका नाम था सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस। एक ही बंदा है, 3 बंदा नहीं है, एक ही बंदे का नाम है सवांते ऑगस्ट अगस्त के महीने में पैदा नहीं हुआ था, नाम था इसका, डेट ऑफ बर्थ नहीं लिख रहा हूँ मैं इसका, सवांते ऑगस्ट आर्हीनियस। इसको हम लोग सिर्फ आर्हीनियस भी कह रहे थे ना, नाम सुना होगा आपने। ये जो था बेटा कौन था? एक स्वीडिश केमिस्ट था, इसने पेश किया था कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्या कहता है? ये कहता है कि भाई कि जो प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, ये कहता है कि प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द कोलिजन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करते हैं, इसके नतीजे में क्या होता है? प्रोडक्ट फॉर्म होता है। ठीक है। अब जो भी, अच्छा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि रिएक्टेंट्स कोलाइड करें और रिएक्शन हो जाए। 2 तरह की कोलिजन्स होती हैं मॉलिक्यूल्स के बीच में। एक हमारे पास कहलाती है यस इफेक्टिव कोलिजन, और एक हमारे पास कहलाती है नॉन इफेक्टिव कोलिजन। बहुत आसान बात है, फुल कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, नॉन इफेक्टिव कोलिजन। अब फ़र्क क्या है इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव कोलिजन में? इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है? जिसके अंदर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म, मतलब मॉलिक्यूल्स इस तरह से टकराए कि प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो जाए तो वह इफेक्टिव कोलिजन है, और अगर प्रोडक्ट्स ना बने, प्रोडक्ट्स डू नॉट फॉर्म, तो उस सूरत में क्या है? ये हमारा नॉन इफेक्टिव कोलिजन है। तो 2 तरह से मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, इफेक्टिव और नॉन इफेक्टिव। सिर्फ मॉलिक्यूल्स के टकराने से रिएक्शन हो जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हवा में नाइट्रोजन गैस भी है, हवा में ऑक्सीजन गैस भी है, एयर में, ये दोनों टकराते भी आपस में, क्योंकि 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, बट इनके टकराने से कभी भी मतलब NO2 गैस की फॉर्मेशन नहीं होती। मतलब ऐसा नहीं होता कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मिलकर कोई नई गैस बना ले, चूँकि टकरा तो रहे हैं लेकिन इनकी कोलिजन्स इनइफेक्टिव है। तो हर 2 चीज़ के टकराने से रिएक्शन नहीं होता, कभी कभार हो भी जाता है। जब 2 चीज़ टकराती है तो रिएक्शन समटाइम हो भी जाता है। ठीक है। तो अब रिएक्शन इफेक्टिव कोलिजन्स के हमारे पास 2 कंडीशन होते हैं। जब भी कोई चीज़ इफेक्टिव कोलिजन करेगी तो उसके लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो उसके अंदर होनी चाहिए राइट ओरिएंटेशन, कि राइट ओरिएंटेशन हो दोनों की। मतलब राइट ओरिएंटेशन मतलब कि एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल अगर ये रहा, दूसरा रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल ये रहा, तो ऐसे ही ओरिएंटेशन हो कि आपस में जब हेड टू हेड कोलाइड करेंगे तभी जाकर कोलिजन होगी, तभी जाकर इफेक्टिव कोलिजन होगी। अब एक अगर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो कोलिजन थोड़ी ना करेगा। तो मॉलिक्यूल्स का फिजिकली कांटेक्ट में आना ज़रूरी है, एक राइट ओरिएंटेशन होनी चाहिए उनकी। दूसरी चीज़, राइट ओरिएंटेशन के साथ साथ राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, दोनों के पास एक राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होनी चाहिए, जिसकी मदद से क्या करेंगे? वो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये दोनों चीज़ होनी चाहिए। दोनों में से एक भी चीज़ लैग कर जाती है तो रिएक्शन नहीं होगा। ओरिएंटेशन अगर सही ना हो या अमाउंट ऑफ एनर्जी उनके पास ना हो जो प्रोडक्ट को बनाने के लिए चाहिए, तो उस सूरत में कोलिजन तो हमारे पास इफेक्टिव नहीं बल्कि नॉन इफेक्टिव कोलिजन्स होंगे। अब राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ओरिएंटेशन की बात तो आसान है, मेन चीज़ ये समझें, ये थोड़ा सा समझने की चीज़ है, राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं। तो बेटा 3 तरह की एनर्जी आपको याद रखनी है। सबसे पहले एनर्जी आपको याद रखनी है, क्या चीज़ भाई? इंटरनल एनर्जी।
इंटरनल एनर्जी किसे कहते हैं? रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी है, ठीक है। तो असल में काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। अब आपको पता है जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मोशन में होते हैं, मूवमेंट में होते हैं, उनके पास एक काइनेटिक एनर्जी होती है, उसको कहा जाता है इंटरनल एनर्जी, ठीक है। आई कह सकते हैं, I.E। तो ये चीज़ होती है, इसको वही नापते हैं, किलो जूल पर मोल में नापते हैं, सिंपल। ये एनर्जी है तो इसी में नापेंगे, यूनिट इसकी ये होती है। दूसरी जो हमारे पास एनर्जी होती है उसको हम लोग कहते हैं, दिस इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब थ्रेशोल्ड एनर्जी किसे कहते हैं, या इसको हम शॉर्ट में TE कह सकते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी को। इसकी यूनिट भी सेम यही होती है, किलो जूल पर मोल। और ये क्या चीज़ होती है, दिस इज एक्चुअली द एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के पास जो एनर्जी होती है उसको हम लोग बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी, प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और तीसरी उसके बाद हमारे पास एक एनर्जी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यस, एक्टिवेशन एनर्जी। जो क्या करता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को वजूद में लाता है, एक्टिवेशन एनर्जी। इट इज़ वो, ये क्या चीज़ है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to initiate या start a chemical reaction। किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती है उसको हम लोग कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। इसको हम लोग शो करेंगे किससे भाई, A.E लिख सकते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। और ये भी इसको नापा जाता है, इसको भी किलो जूल पर मोल में। अब जैसे इस बात को समझें, जैसे कि अगर हमारे पास एक रिएक्टेंट है और ये कन्वर्ट हो रहा हमारे पास किसमें है भाई, प्रोडक्ट में है। अब इसमें क्या चीज़ देखनी है कि रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, रिएक्टेंट की अपनी एनर्जी है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी। मान लेते हैं कि वो 10 किलो जूल पर मोल है। प्रोडक्ट की अपनी एनर्जी है, उसको क्या बोलेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी। और मान लेते हैं कि ये 25 किलो जूल पर मोल है। अब अगर रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना है तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना भाई, चूँकि 10 से 25 तक जाना है तो उसको कितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, 15 किलो जूल पर मोल। अब वो जो 15 किलो जूल पर मोल होगी ये क्या होगी, एक्टिवेशन एनर्जी। तो बेटा सिंपल सी कहानी क्या होगी कि एक्टिवेशन एनर्जी को अगर निकालना है तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस इंटरनल एनर्जी। ये बड़ा बेसिक फॉर्मूला आप लोगों ने यकीनन पढ़ रखा होगा एक्टिवेशन एनर्जी को निकालने का। सिंपल है ना कि 25 में से 10 माइनस करें 15 आ जाएगा। ये एक्टिवेशन एनर्जी है। इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक्टिवेशन एनर्जी से हमें रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में भी आइडिया होता है। वो तमाम रिएक्शंस जिनकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू कैसी होती है, हाई होती है। ऐसे रिएक्शंस क्या होते हैं, फास्ट के स्लो, स्लो रिएक्शन होते हैं। और ऐसे तमाम रिएक्शन जिसकी एक्टिवेशन एनर्जी लो होती है तो वो कैसे रिएक्शन होते हैं, फास्ट रिएक्शन होते हैं। तो समटाइम्स ये एक्टिवेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है रेट ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन करने में। अब जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, अब रस्टिंग ऑफ आयरन एक ऐसा रिएक्शन है जिसमें Fe जो है वो आयरन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके रस्ट की फॉर्मेशन करता है। अब इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है वो बहुत हाई है, इसीलिए कई दिन और कई हफ्ते कई महीने लग सकते हैं एक लोहे को जंग लगने में, क्योंकि वो एक्टिवेशन, चूँकि आयरन तो है ही है रखा हुआ और चारों तरफ हवा भी है, एयर भी है, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आनन फानन जंग लग जाए लोहे में। टाइम लगता है, वो एक्टिवेशन एनर्जी जब रीच होगी तभी जाकर जंग लगना शुरू होगा। उसमें उसको जुटाने में, उसको कलेक्ट करने में टाइम लगता है किसी भी रिएक्टेंट को। इसी तरह से अगर कोई फास्ट रिएक्शन होता है जैसे बर्निंग ऑफ कोल है या बर्निंग ऑफ मैच स्टिक है ना, माचिस का जलना, अब इसकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत स्लो है। एक चिंगारी भी उसको मिल जाती है ना, एक्टिवेट हो जाती है। एक चिंगारी चाहिए ना माचिस को जलने के लिए एक्टिवेशन में, एक चिंगारी दे दो बस, चिंगारी आपको मिल गई, हल्की से रगड़ उसको मिल गई, वो जलना शुरू हो गया। अब ये नहीं कि वो उसको एक हफ्ता लगेगा, महीने लगेगा माचिस को जलने में, वो फ़ौरन से जल जाएगा। तो रिएक्शन इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि उसकी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है, हाई है कि लो है। समझ गए, बस ये हो गया एक्टिवेशन एनर्जी, लिख लो उसको। अच्छा, इसी बात को ना, एक्टिवेशन एनर्जी के बाद को हम ग्राफ की सूरत में भी देख सकते हैं। अगर ग्राफ समटाइम ग्राफ बनी होती है बुक में इसकी एक्टिवेशन एनर्जी की, जैसे इस तरह से हमारे पास आगे ना, अब जैसे ये हमारे पास है देयर इज़ कि ये हमारे पास यहाँ पर है, टाइम चल रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर टाइम के साथ यहाँ पर हमारा एनर्जी चल रही है, एनर्जी चल रही है
वाई एक्सिस पे किलो जूल पर मोल में। अब एक रिएक्शन है, अब देखो अब इसमें यहाँ पर कुछ भी आ रही है वैल्यू, समटाइम्स कुछ भी आ रही है, और ये टाइम है। तो अब इस तरह से कि एक यहाँ पर जिस तरह कि हमने ये बनाया हुआ है, एक यहाँ पर बनाया हुआ है, तो इस तरह एनर्जी जो है ना ग्राफ इस तरह से बनी हुई होती है। यहाँ से ये उठ रहा होता है, इधर से जा रहा होता है, फिर यहाँ से नीचे आ जाते हैं। ठीक है, इस ग्राफ में ये जो आपको दिख रहा है जो नीचे बनी हुई है, दिस इज़ इंटरनल एनर्जी, ये इंटरनल एनर्जी आ रही है। भाई यहाँ से ये जो बनी हुई है आपके पास, दिस इज़ थ्रेशोल्ड एनर्जी। फिर इधर से लेकर इस रेड, ये दोनों के बीच में जो एनर्जी आ रही है इधर से इधर तक, ये क्या है, दिस इज़ एक्टिवेशन एनर्जी। तो हम ग्राफ से भी इस तरह शो कर सकते हैं। आपसे बोला जा सकता है कि ग्राफ बना हुआ आ जाएगा, इसमें लिखा होगा ए ऑप्शन लिखा होगा, इसमें बी ऑप्शन लिखा होगा, इसमें सी ऑप्शन लिखा होगा, और बोला जाएगा कि बताइए इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ पर है, ए पे है, बी पे है कि सी पे है, तो आपको बी लगा देना है। मतलब ग्राफ भी बना हुआ आ सकता है समटाइम इसमें आपके एंटी टेस्ट में। तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता है तो हम इजीली बता सकते हैं। ओके, लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, इसके बाद चैप्टर एंड हो जाएगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स का, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन को डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। अब वो फैक्टर्स क्या हैं इनको हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो कितने फैक्टर, 6 फैक्टर्स होते हैं। एक पहला तो हमारे पास होता है कंसंट्रेशन, दूसरा होता है टेम्परेचर, तीसरा होता है नेचर ऑफ रिएक्शन, और क्या होता है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन। इसके अलावा एक तो होती है रेडिएशन और एक कैटलिस्ट, है ना। बस ये 6 होते हैं ना बेटा। ये 6 फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्शन, सरफेस एरिया, रेडिएशन, कैटलिस्ट। ये बहुत आसान है, बस कॉन्सेप्ट देखें इसके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले कब रिएक्शन फास्ट कब स्लो होता है, तो ये 6 चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो ये आखिरी टॉपिक है आपके सिलेबस में। सबसे पहले कंसंट्रेशन, तो इसमें याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। सही है, ये तो हमें पता ही है, इतनी देर से हम यही पढ़ रहे हैं कि जितनी ज़्यादा रेट लॉ भी यही कहता है ना भाई, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यही वो बात है जो हमने आज क्लास के स्टार्ट में रेट लॉ में पढ़ी थी। जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा रिएक्टेंट का उतना फास्ट रिएक्शन होगा। अगर मैं आपको एक डाइल्यूट एसिड दे दूँ, एक कंसनट्रेटेड एसिड दे दूँ, दोनों में से फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, डाइल्यूट के कंसनट्रेटेड। कंसनट्रेटेड एसिड करेगा, चूँकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, मोल्स पर डीएम के उसमें ज़्यादा है बनिस्बत डाइल्यूट एसिड के। तो जितने चूँकि इफेक्टिव कोलिजन ज़्यादा होगी, दैट्स बात है कंसंट्रेशन जब बढ़ेगी रिएक्टेंट की, तो उससे क्या होगा, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन्स में इजाफा होगा। इफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ेंगे तो क्या होगा, रिएक्शन की स्पीड बढ़ेगी। क्लियर है यहाँ तक बात। इसके बाद नेक्स्ट टेम्परेचर। अब रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। अब चाय बनानी है आपको, तो अगर कम टेम्परेचर में चाय बनाएंगे तो देर से बनेगी, जल्दी। और अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे, माइक्रोवेव में आप कुछ गर्म कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है खाना जल्दी गर्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर जितना ज़्यादा होता है तो उससे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, उनकी वेलोसिटी बढ़ती है, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो वो ज़्यादा कोलाइड करेंगे, ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, तो क्या होगा, ज़्यादा तेज़ी से रिएक्शन होगा। यही वजह है कि मिल्क सावर्स मोर रैपिडली इन समर देन इन विंटर। ये जो मिल्क है, वो दूध है, तो वो गर्मियों के मौसम में जल्दी ख़राब हो जाता है बनिस्बत सर्दी के मौसम में। तो गर्मियों में जल्दी ख़राब हो जाते हैं। क्यों स्पिल वो ख़राब हो जाता है, चूँकि
रिएक्शन की स्पीड बढ़ जाती है, जिसकी वजह से वो उसके ख़राब होने की स्पीड में इजाफा हो जाता है। इसी वजह से फ्रिज में चीज़ों को रखा जाता है, क्योंकि फ्रिज में टेम्परेचर कम होता है। जब टेम्परेचर कम होता है तो क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन डाउन होता है, तो चीज़ें स्पॉइल जल्दी नहीं होती है। सालन वगैरह ये वो कुछ भी आप फ्रिज में रख सकते हैं तो वो एक लंबे अरसे तक सलामत रह सकते हैं। ये बाहर रखोगे तो एक दिन में ख़राब हो जाएगा। तो टेम्परेचर इतना ज़्यादा, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी ज़्यादा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है। अगली बात, सरफेस नेचर ऑफ रिएक्शन। नेचर ऑफ रिएक्शन से मुराद क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी रिएक्शन की। अब यहाँ पर होता है इन्वर्स रिलेशन, रेट ऑफ रिएक्शन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है? ये वाली बात, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी रिएक्शन उतना स्लो होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी तो रिएक्शन फास्ट होगा। रीज़न मैंने अभी बता दिया थोड़ी देर पहले आपको, ठीक है। इसके बाद सरफेस एरिया, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ रिएक्शन। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा रिएक्शन का उतना फास्ट रिएक्शन होगा। सरफेस एरिया कम होगा तो रिएक्शन स्लो हो जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर आपने ये HCl लिया, 2 बीकर है, दोनों बीकर में आप HCl डाल देते हैं, इसमें भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसमें भी HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, और दोनों में आप कैल्शियम कार्बोनेट डाल रहे हैं, जिससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होगी। अब एक बीकर में आपने क्या किया, फर्स्ट बीकर में आपने एक बड़ा पीस डाल दिया कैल्शियम कार्बोनेट का, और दूसरे बीकर में आपने इसी को छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट किया, तो ये बीकर A हो गया, ये बीकर B हो गया। तो जिसमें सरफेस एरिया ज़्यादा किस में है, A में कि B में? B में सरफेस एरिया ज़्यादा है, तो रिएक्शन किस में ज़्यादा फास्ट होगा, B में फास्ट होगा। इसलिए हम कहते हैं स्मॉल पीसेज ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट्स फास्टर देन बिग पीसेज ऑफ लाइमस्टोन। छोटे छोटे पीसेस या पाउडर्ड फॉर्म में जब हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं तो वो रिएक्शन फास्ट करती हैं, है ना, बनस्बत एक बिग पीस के। बात समझ में आ रही है? ऐसा ही होता है भाई, अगर गोश्त बनाना है और कीमा बनाना है, कीमा जल्दी बनेगा, गोश्त देर से गलेगा, कीमा जल्दी गल जाएगा। क्यों? चूँकि कीमा में छोटे छोटे पीसेस में सरफेस एरिया बड़ा है ना। भाई फ्रेंच फ्राइज़ बनाने हैं आपको घर पे, तो जितने बड़े पीसेस आप लेंगे वो देर से पकेगा, छोटे छोटे पीस काटोगे जल्दी बन जाएगा। तो किसी भी जगह पर कुकिंग प्रोसीजर के अंदर भी आप देख सकते हैं, सरफेस एरिया जितना कम होगा रिएक्शन की स्पीड उतनी ज़्यादा हो जाएगी। क्लियर है? क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टेंट्स के साथ जो है ना वो कंबाइन हो रहा होगा, तो अफेक्टिव कोलिजन्स बढ़ रही होंगी रिएक्टेंट्स के साथ। बात समझ में आ रही है? अब इसमें जो अफेक्टिव कोलिजन हो रहा होगा वो सिर्फ इन किनारों पर हो रहा होगा ना, यहाँ पर बस, जबकि यहाँ पर इफेक्टिव कोलिजन इन तमाम किनारों पर इफेक्टिव कोलिजन चल रही होगी, तो सरफेस एरिया बड़ा है ना भाई इसका, तो हर तरफ से रिएक्शन हो सकता है। जबकि यहाँ क्या होगा, अंदर तो रिएक्शन होगा नहीं, HCl सिर्फ ऊपर 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 रिएक्शन करेगा, सरफेस एरिया कम है, और यहाँ सरफेस एरिया सबको मिला दो तो बढ़ गया। क्लियर है? बात समझ में आ गई? तो मैं समझ में आ रही है बात, या ऐसी बात सारी ला रहे हो क्या आगे? आसान बात है ना, मुश्किल बात ही नहीं। इसके बाद रेडिएशन। अच्छा, रेडिएशन हर रिएक्शन को अफेक्ट नहीं करेगी, सिर्फ किसको अफेक्ट करेगी, इट इज़ ओनली फॉर फोटोकेमिकल रिएक्शन। फोटोकेमिकल रिएक्शन जो सनलाइट या रेडिएशंस की मौजूदगी में होता है। अब ऐसे रिएक्शंस के लिए जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है, तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट या रेडिएशन। जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। जैसे मिसाल के तौर पर फोटोसिंथेसिस क्या है, एक फोटोकेमिकल रिएक्शन है जिसमें प्लांट्स अपनी फूड तैयार करते हैं। अब अगर आपने एक पौधे को अंधेरे में रख दिया, एक को आपने रोशनी में रखा, ग्रोथ किसकी ज़्यादा होगी? इसको लाइट में रखेंगे, बच्चों वाली बात है, 9th क्लास की बायोलॉजी। तो क्यों बढ़ रहा है? चूँकि रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा ना उसकी वजह से। तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट, चूँकि रेडिएशन बढ़ रही है, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ रहा है, प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होगी। बस समझ में आ रही है? तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस के लिए ऐसा ही हमेशा होता है कि जितना ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ लाइट उतना ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन। इस तरह से जो सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं छतों पर, आजकल तो बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि इलेक्ट्रिक के बिल इतने आ रहे हैं, तो सब हर छत घर को अपने अपने छत पे सोलर पैनल लगा रहे हैं, है ना भाई। कोई एक, कोई दो, कोई पूरा 10-10 किलोवाट का सिस्टम लगा दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक ही ख़त्म कर दे रहे, जाओ भाई अल्लाह हाफिज़, है ना। देखा होगा अब तो बहुत तेज़ी में ऐसा हो रहा है। तो सोलर पैनल जो लगा रहे हैं तो उसमें भी आपको पता है जो एक रिएक्शन के थ्रू बिजली बन रही है। अब जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होती है उतनी ज़्यादा बिजली बनती है, जितनी ज़्यादा धूप आएगी उतनी ज़्यादा बनेगी, और जब बादल आ जाएंगे तो उसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है, पंखा स्लो हो जाता है। देखा है ना कभी? अगर आप घर पे लगा हो तो आप देखोगे, मतलब जब साया होता है, जब बादल नहीं होते, जब बादल लगे होते हैं तो उस वक्त फ़ैन जो है ना वो स्लो मूव कर रहा होता है, चूँकि दैट सी बात है, वो रेडिएशन इंटेंसिटी के कम हो गए तो रिएक्शन स्लो हो गई।
तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन होगी उतनी ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। सही है। हाँ, लेकिन आप पौधे को पूरा उठा के आप धूप में नहीं रख दो, मतलब अगर बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी में रखोगे तो हीट की वजह से वो जल भी सकता है। नॉर्मल पौधे जो होते हैं तो थोड़ा धूप और थोड़ा साया इस तरह से रखना चाहिए ना उसको। वो तो ऐसा नहीं कि सर ने बोला तो पूरा धूप में रख दिया, तो वो ज़्यादा धूप में रहना भी सही नहीं है पौधे का। वो कहते हैं ना कि हम खास एक जगह पर रखते हैं जहाँ पर धूप छाँव दोनों आ रही, ऐसा ही है। क्योंकि वो हीट भी इतना ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है पौधों के लिए, तो वो ख़राब हो जाता है। कुछ तरह नीम ट्री वगैरह हो गए तो ये तो स्कॉर्चिंग बीम को कर लेते हैं एक्सेप्ट, लेकिन नॉर्मली बहुत सारे दरख्त को हीट बर्दाश्त नहीं है पौधा, वो जल जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक का मसला। अब आते हैं लास्ट कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का तो पता ही है सबको। यस, एक मिनट अभी सबर। कैटलिस्ट क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं बाय अल्टरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, तो कैटलिस्ट क्या करते हैं? इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय अल्टरिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी में अल्टर करके रिएक्शन की स्पीड को फास्ट या स्लो कर रहे होते हैं। अब एक कैटलिस्ट में आपको पता है 4 टाइप्स के कैटलिस्ट होते हैं ना भाई, ABCD 4 टाइप्स के कैटलिस्ट हैं। एक हमारे पास क्या कहलाता है? पॉजिटिव कैटलिस्ट। और एक क्या कहलाता है? नेगेटिव कैटलिस्ट। नहीं, और भी होते हैं बेटा। एक हमारे पास होता है बायो कैटलिस्ट, ये नहीं होता है एंजाइम, बायोलॉजी वाले हो के तो मैं नहीं पता। ठीक है, इसके बाद एक होता है हमारे पास ऑटो कैटलिस्ट भी होता है। तो 4 टाइप्स के कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव, बायो, ऑटो। अब पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा? सिंपल, इंक्रीज करेगा किसको? रेट ऑफ रिएक्शन को। कैसे करेगा? बाय डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी। अब बहुत सारे पॉजिटिव कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं रिएक्शन के अंदर, जिसको एरो के ऊपर लिखा जाता है। अगर हम लिखेंगे N2 + 3H2 इट फॉर्म्स 2NH3, तो उसमें क्या कैटलिस्ट यूज़ होता है? आयरन यूज़ होता है। अगर हम लिखेंगे SO2 + O2 और ये बन गया 2SO3, इसमें क्या यूज़ होता है? V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड यूज़ होता है। तो कैटलिस्ट हम कई एक यूज़ करते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर के लिए डिफरेंट कैटलिस्ट इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं। जिसमें तो ये हेबर प्रोसेस का मशहूर है और कॉन्टैक्ट प्रोसेस का तो बड़ा मशहूर है कैटलिस्ट। ठीक है, और भी हर रिएक्शन के लिए अलग होते हैं, कोई फिक्स नहीं है, हर रिएक्शन का डिफरेंट होता है। हाइड्रोजनेशन कर रहे होते हैं तो निकल, प्लैटिनम, पैलेडियम यूज़ कर रहे होते हैं हाइड्रोजनेशन कैटलिस्ट। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड अगर हम लेते हैं H2O2 और इसकी अगर हम डिकम्पोजिशन कर रहे होते हैं H2 और O2 में, तो उसमें फिर हम क्या यूज़ करते हैं? H2, इसमें फिर हम MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं। तो हर रिएक्शन के लिए अलग होते हैं, उसके फिक्स नहीं है कोई ना। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है? नेगेटिव कैटलिस्ट को हम लोग एक और नाम देते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इनहिबिटर। इसको इनहिबिटर कहा जाता है। ये क्या करते हैं रिएक्शन के स्पीड को? दे एक्चुअली डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करते हैं। कैसे? बाय इंक्रीजिंग द एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी को इंक्रीज करके रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देते हैं। अब सेम अगर हम यही रिएक्शन ले लें जिसमें H2O2 ये कन्वर्ट हो रहा है H2O + O2 में, तो यहाँ पर जो हमारे पास नेगेटिव कैटलिस्ट यूज़ होता है वो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ग्लिसरीन यूज़ करते हैं ना। तो ग्लिसरीन क्या करेगा? इस रिएक्शन को स्लो कर देगा। यही रिएक्शन का MnO2 क्या कर दे रहा है? फास्ट कर दे रहा है। तो ये पॉजिटिव कैटलिस्ट है, नेगेटिव कैटलिस्ट है। ठीक है, इसी तरह से और भी होते हैं, डिफरेंट नेगेटिव कैटलिस्ट हो सकते हैं जिसमें जो रिएक्शन को स्लो करता है। कैसे कर रहा है? एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ाकर, ये याद रखिए। बाकी अब याद कितने करने होते हैं तो दैट सी बात है, कितने ही कैटलिस्ट हैं। अब ये चीज़ पूछ ना जाएगी आपसे कौन सा कैटलिस्ट यूज़ हो रहा है। हाँ, कुछ रिएक्शंस का हमें पता होता है, बस वो फेमस है, वो तो हम रिएक्शंस में ऐसे देखते रहते हैं। बट इसमें मैं लिस्ट नहीं लिखना चाहता कुछ, क्योंकि उसका कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे कोई, बस इसमें ये लगता है, इसमें ये लगता है, इसमें ये लगता है, आपको याद करना पड़ता है। ठीक है, तो कुछ फेमस है वो हमको ऑलरेडी पता होता है, जो हम रेगुलर पढ़ रहे होते हैं डेली बेसिस पर। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव कैटलिस्ट। उसके बाद एक हमारे पास होता है बायो कैटलिस्ट। बायो कैटलिस्ट जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंजाइम्स कहते हैं। अब बायो कैटलिस्ट जो होते हैं ना, वो अक्सर ज़्यादातर क्या होते हैं? जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेक्रेट कर रहे होते हैं ना भैया,
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही क्या कर रहे होते हैं, एंजाइम्स को सिक्रेट कर रहे होते हैं, वो निकाल रहे होते हैं। डिफरेंट माइक्रोब्स हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद हैं, इसके अलावा भी जो क्या करते हैं, एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं। एंजाइम्स बायोकैटलिस्ट होते हैं जो बायोकेमिकल प्रोसेस को फास्ट करते हैं। और एंजाइम्स जितने भी होते हैं इनके नाम में एक जो सफिक्स आ रहा होता है, यस बिल्कुल सही की बात का, एज आ रहा होता है। अभी एज जो आता है उनके सबस्ट्रेट के नाम से भी समटाइम आ रहा होता है। जो सबस्ट्रेट जिस पर वो एक्ट कर रहे होते हैं उस सबस्ट्रेट के नाम के साथ एज लगा देते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम यहाँ पर लिखते हैं कि एग्जाम्पल में अमाइलोज हम लोग कहते हैं स्टार्च को, ये एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है अमाइलोज, ठीक है, स्टार्च को ही कहा जाता है। अब अमाइलोज पे कौन सा एंजाइम एक्ट करता है, अमाइलेज। और अमाइलेज जो है वो अमाइलोज को सिंपल किसके, ग्लूकोज यूनिट में ब्रेक कर देता है। डाइजेशन में आपको पता यही होता है ना भाई, सलाइवा के अंदर होता है ना ये अमाइलेज। तो सलाइवा क्या करता है कि स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है ताकि उसके डाइजेशन आसान हो, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में वो ब्रेक हो, स्मॉल फ्रैक्शंस में। और कई एक एंजाइम होता है बायो वाले, आप बहुत ज़्यादा जानते होंगे, लाइपेज, जाइमेज, डायस्टेज, फ्रक्टेज, ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, हाइड्रोजनेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ठीक है, बहुत सारे आप लोग जानते होंगे। ठीक है, आप लोग तो बायोकेमिस्ट्री जब पढ़ते हैं डाइजेशन वगैरह, उसमें कई एंजाइम्स का उसमें काम होता है, सही है। तो एंजाइम का काम क्या होता है, रिएक्शन को स्पीड अप ही करते हैं, लेकिन बायोकेमिकल प्रोसेस को स्पीड अप करते हैं, फास्ट करते हैं। सबसे आखिर में होता है ऑटो कैटलिस्ट। ऑटो कैटलिस्ट क्या होता है, जो किसी रिएक्शन में ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस होता है, मतलब इसको हम डालते ही नहीं है। ऑटो कैटलिस्ट मतलब इट इज ऑटोमेटिकली फॉर्म इन अ रिएक्शन। ये ऑटोमेटिकली एक रिएक्शन के अंदर हमारे पास फॉर्म हो रहे होते हैं। अब कैसे हो रहे होते हैं मैं इसको दिखा देता हूँ। एक एग्जाम्पल, जगह तो नीचे नहीं है, इधर पे लिखता हूँ। अब कैसे फॉर्म हो रहे होते हैं, मतलब किसी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट जो है ना वो एज अ कैटलिस्ट यूज हो रहा होता है समटाइम। जैसे एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ, इट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन बिटवीन KMnO4 एंड FeSO4। अब इनके बीच का एक रिडॉक्स रिएक्शन देखते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट और फेरस सल्फेट के बीच में। तो पोटेशियम परमैंगनेट तो आपको पता है, ये हमारे पास एक कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। और FeSO4 हमारे पास कौन सा एजेंट होता है, दिस इज एक्चुअली अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद को रिड्यूस करके सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, रिड्यूसिंग एजेंट खुद को ऑक्सीडाइज करके सामने वाले को रिड्यूस करता है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आती है केमिस्ट्री की आपको, ऑक्सीडाइजेशन रिडक्शन की। अब इसमें अगर हम रिएक्शन लिखते हैं इसमें, तो क्या होता है कि KMnO4 का रिएक्शन होता है, पोटेशियम परमैंगनेट का रिएक्शन होता है किसके साथ, FeSO4 के साथ। और इस रिएक्शन में जो मीडियम यूज़ होता है वो क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होता है ये। और जब ये रिएक्शन हम कराते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले तो KMnO4 Mn+7 है ना, ये रिड्यूस हो जाता है MnSO4 में, मैंगनीज सल्फेट में। तो आप देख सकते हैं कि मैंगनीज की यहाँ पर रिडक्शन होगी, खुद रिड्यूस हो गया। अब ये सामने वाले FeSO4 को ऑक्सीडाइज कर देता है। अब यहाँ तो फेरस सल्फेट है Fe+2, बाद में जाकर क्या बन जाता है, ये Fe2SO4 मतलब +3 चार्ज, फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। और साथ में उसके बाद जो पोटेशियम यहाँ से बचा वो एक सल्फेट से रिएक्शन कर जाता है, तो क्या बना लाता है, K2SO4, और साथ में वाटर रिलीज हो जाता है। ऐसा पढ़ा होगा आपने रिएक्शन का भी, ये इसको रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं बिटवीन पोटेशियम परमैंगनेट एंड फेरस सल्फेट। अब यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, इस रिएक्शन में जो कैटलिस्ट है वो ये Mn+2 आइंस है। Mn+2 आइंस है ना, ये असल में हमारे पास क्या है, ऑटो कैटलिस्ट है। ये Mn+2 आइन क्या करता है, इस रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। जैसे ही प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, जैसे ही हम ये रिएक्शन इनिशिएट करते हैं, तो इस रिएक्शन में मौजूद एक प्रोडक्ट Mn+2 आइन वो क्या करता है, इस रिएक्शन को फास्ट करना शुरू कर देता है। हमने कैटलिस्ट नहीं डाला है, कैटलिस्ट खुद ब खुद प्रोड्यूस हुआ है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर, ऑटोमेटिकली प्रोड्यूस हुआ है, इस वजह से उसको हम क्या कहेंगे, ऑटो कैटलिस्ट। तो समझ गए, 4 तरह के कैटलिस्ट होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव कैटलिस्ट और बायो कैटलिस्ट और ऑटो कैटलिस्ट। मसला क्लियर है सब बात, बस ये चैप्टर हमारे यहाँ पर एंड हो गया, समझ गए।